Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 7 जनवरी 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इक्वाडोर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम डेली बेसिस पे अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ जो भी और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं इंडियन एक्सप्रेस के या दूसरे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर के या पीआईबी या ऑल इंडिया रेडियो के भी, उन सब को कवर करते हैं और साथ ही साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा, वो क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। मेंस के लिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे कवर होती है एक सिंगल वीडियो के अंदर में। तो मेक श्योर करें जो भी व्यक्ति पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम पर इस वीडियो में आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कल जब ये वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है ये हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल होने वाला है। तो थंबनेल में हमने मेंशन किया था किस चीज़ के बारे में, आज से कुछ दिनों पहले भी एचएमपीवी वायरस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और ये डिस्कशन हो रहा था कि चाइना के अंदर में एचएमपीवी वायरस लगातार इंक्रीज हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। नाउ यही वायरस दोस्तों अब भारत भी पहुंच चुका है। पहले काफ़ी सारे कंसर्न्स ये दिखाए जा रहे थे कहीं ये वायरस इंडिया ना पहुंच जाए, लेकिन इंडिया दोस्तों ये आ चुका है। पहला केस बेंगलोर के अंदर में डिटेक्ट हो चुका है। तो मामला कहां तक गया है और गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर इशू पर क्या कहना है, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। आपने ऐसे वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे कि एचएमपी वायरस इंडिया में एंटर कर चुका है और एक छोटा बच्चा है जिसके अंदर में ये वायरस पाया गया, स्पेशली बेंगलोर के अंदर में। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ इस एचएमपी वायरस के बारे में, उस थोड़ा सा डेटा को याद रखिएगा। देन उसके बाद में आगे मैं थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आज के न्यूज़पेपर में मैं आपको बता दूं, पहले पेज पर भी एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहां पे गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग दिस एचएमपीवी वायरस। सबसे पहले एचएमपीवी की फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आजकल चर्चाओं में है, आने वाले समय पर एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्पेशली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला फोटो आप देख पाएंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें आपका नेसल कैविटी, फॉरिंग्स और लैरिंग्स है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका ट्रैकिया है, उसके अलावा ब्रोंकाई है, देन उसके बाद लंग्स हैं। इन पार्ट्स को यहाँ पर ये अफेक्ट करता है एचएमपीवी वायरस। और कभी अगर ये एचएमपीवी वायरस किसी के बॉडी में एंटर कर जाता है तो बहुत सारे लक्षण उसके अंदर में दिखाई पड़ते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे नीचे सिम्टम्स देख पाएंगे, जिसमें कफ है, फीवर है, उसके अलावा रनी नोज यानी नाक बहना, गला खराब हो जाना, उसके अलावा वीजिंग क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो एक विस्लिंग सी साउंड आती है। उसके अलावा सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, यानी कि इसको बोलते हैं डिस्पनिया। तो डिस्पनिया में क्या होता है, जो आपकी सांस है वो आप बहुत तेज तेज ले रहे होते हैं, थकान हो रही होती है। फिर कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे बॉडी के अंदर में रैशेस भी हो जाते हैं। तो ये जो एचएमपीवी वायरस है अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। इससे और भी सीरियस रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्योलिटिस, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये नया वायरस है जो यहाँ पर दुनिया में एंटर कर चुका है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एचएमपीवी वायरस बहुत पुराना वायरस है। सबसे पहली बार साइंटिस्ट ने साल 2001 में इस वायरस को आइडेंटिफाई किया था। ये वायरस एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसका नाम है न्यूमोविरिडे फैमिली। इस वजह से इसका नाम भी क्या रखा गया है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये बात ध्यान में रखनी है। एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे और भी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं वायरस की वजह से, मीजल्स होता है, मम्स होता है ना। तो जिस वायरस की वजह से मीजल मम्स फैलती है उसी परिवार से बिलोंग करता है ये एचएमपीवी वायरस। और एचएमपीवी वायरस की वजह से मैंने आपको बताया अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। मैंने भी आपको फोटो में समझाया हम किन पार्ट्स की बात कर रहे हैं।
प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये वायरस स्प्रेड हो सकता है कॉन्टैक्ट के माध्यम से। एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर एचएमपी वायरस हो चुका है, वो वायरस उसके बॉडी में एंटर हो चुका है और वो किसी ऑब्जेक्ट्स को टच करता है, फिर दूसरा व्यक्ति जिसमें मतलब कह सकते हैं कोई वायरस नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उन ऑब्जेक्ट्स को टच कर लेता है, फिर वही हाथ अपने फेस पर, अपने नाक पर, मुंह पे लगाता है, तो ये जो वायरस है दोस्तों इस तरीके से स्प्रेड हो सकता है। यानी वही सिमिलर केस जैसे कोविड में हुआ करता था। इतना आपको समझ में आया? तो दोस्तों एचएमपीवी वायरस के अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वायरस ऐसे मार्केट में प्रेजेंट हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फैलाते हैं। आरएसवी, मीजल्स, मम्प्स, उसी परिवार से ये भी बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं इसको टैकल किया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें भी आती है कि आज कोई भी ऐसा एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस को ठीक करने के लिए, जिस वजह से थोड़ा चिंताएं भी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। क्योंकि कोविड वाला फेस हम सभी लोगों ने देखा है कितना ज़्यादा डिजास्टर्स था हम सभी के लिए, स्पेशली दुनिया भर की इकोनॉमी एकदम डिक्लाइन में गई। तो हम नहीं चाहते कि वापस से कभी ऐसा फेस आए। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक और उठेगा, क्या वाकई में पॉसिबिलिटी है कि कोविड की तरह सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं? तो अभी के लिए जिस तरीके से अलग अलग जो हेल्थ बॉडीज़ है उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से तो नहीं लगता है। जैसे आपके सामने दोस्तों एक आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि जो एचएमपीवी इन्फेक्शन है ये कोई नया वायरस नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि साल 2001 में ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद ये रहता है, दुनिया में प्रेजेंट है, काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, ये माना जा सकती है बात, तो काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना, एक चिंता क्रिएट कर देना सभी लोगों के अंदर में, एक डर पैदा कर देना, इसका कोई रीज़न नहीं है। हम सतर्क रहेंगे, दुनिया भर की कंट्री सतर्क हैं और आराम से यहाँ पर स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर अब इसके ऊपर में थोड़ा सा जो इन्वेस्टिगेशन है वो करना चालू कर दिया है। और जैसा कि यहाँ पर आपको पता ही चल गया है, गवर्नमेंट की साइड से स्टेटमेंट है कि भाई हमें जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं वो बस खाली अपनाने होंगे। क्योंकि जब हमको दिख रहा है कि सिनेरियोज ऐसे बन रहे हैं धीरे धीरे, तो नॉर्मल प्रिकॉशंस में क्या है कि भाई मास्क पहनना, हाथ को साफ रखना, ठीक है, जो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ वाली जगह है उसको अवॉइड करना। अगर आपको थोड़े बहुत इस प्रकार के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, तो एक बार डॉक्टर के थ्रू यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ में कंसल्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब क्लैरिफिकेशन दिए जाने ज़रूरी है। क्योंकि ये इन्फेक्शन दोस्तों इंडिया में एंटर कर गया। कर्नाटका के अंदर में एक केस आया है, सॉरी 2 केस कर्नाटका से आए हैं और एक केस यहाँ पे गुजरात से भी आया है। इस वजह से यहाँ पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। आई होप आपको यहाँ पर इस वायरस के बारे में डिटेल से एक क्लैरिटी मिल चुकी है। एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। कैसे स्प्रेड होता है, देखो जब ये वायरस होता है ना, तो इसके बाद कितने दिनों में सिम्टम्स नजर आएंगे, तो 3 से 6 दिन के अंदर में यहाँ पे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, या ये थोड़ा सा और भी वेरी कर सकता है। क्लियर? उसके अलावा ये जो सिचुएशन है चाइना के अंदर में, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे केसेस नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कोई ज़्यादा एक जो ठोस इन्फॉर्मेशन है वो चाइना से रिलीज़ होगी नहीं। आपको पता है चाइना के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये भी हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए ये वायरस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है। अभी बेंगलोर में भी दोस्तों यहाँ पर इन्फेंट में, बच्चे में ही यहाँ पर एक केस दिखाई पड़ा है, डिटेक्ट किया गया है। या तो छोटे बच्चे या फिर यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी कैटेगरी के पर्सन वो हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कहने का मतलब है उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और इम्यूनिटी कमज़ोर है तो छोटी मोटी बीमारी भी जानलेवा साबित होगी। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बड़ी से बड़ी या हैवी प्रॉब्लम्स को भी आराम से डील कर पाएंगे। कोविड के समय पर आप देख पाते होंगे कितनी सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते थे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि यहाँ पर आपका जो लड़ने की शक्ति है बीमारी से, बैक्टीरिया से, वायरस से, वो बढ़ जाए। समझ रहे हैं? वो आपके इम्यूनिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट में जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करंट समय पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्टिव केयर लिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर रेस्ट करना, हाइड्रेशन, ठीक है। उसके अलावा जो सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, मान लो बुखार वगैरह है, तो उसकी प्रॉपर तरीके से दवा करना, ताकि पहले जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं किसी बीमारी के, उस लक्षण को पूरी तरह से रिड्यूस किया जा सके, ताकि वो बीमारी बॉडी के अंदर में कमज़ोर पड़ जाए। क्योंकि आप करते क्या है, बीमारी में सबसे पहले जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उन्हीं को ही टारगेट किया जाता है।
अब मान लो कोई केस किसी का बिगड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है, या मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भी यहाँ पर जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर जो अपनाई जा सकती हैं एज अ ट्रीटमेंट। बाकी प्रिवेंशन पे मैं आपको बता ही चुका हूँ, साफ़ सफाई रखना, क्राउड को यहाँ पे अवॉइड करना, उसके अलावा जैसे यहाँ पर प्रिकॉशंस हमने कोविड में अपनाए थे उसी तरीके से प्रिकॉशंस लेकर चलना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे HMPV वायरस को लेकर सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाई हैं। ऐसे हर एक न्यूज़ आर्टिकल को लेकर डिटेल्स आपको मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पाएंगे आज के फ्रंट पेज पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फ्रंट पेज पे सबसे पहला आर्टिकल है और बहुत काम का है। ऐसे आज के काफ़ी सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो अलग अलग सोर्सेस में भी प्रेजेंट हैं। सभी के प्रॉपर नोट्स बनाने के और प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में ये डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे ये वाला अभी आपने देखा आज के फ्रंट पेज पे आर्टिकल प्रेजेंट है, ये आर्टिकल है। इसके नीचे का इन्फॉर्मेशन कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से डिटेल्स आपने लिखनी होंगी। अगर कोई मेंस में फ्लो चार्ट वगैरह बनना है तो ऐसे फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे दोस्तों आपको प्रेजेंट करके प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो यह पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आज भी, तो ऐसा नहीं है केवल आज से ही कंटेंट मिलना शुरू होगा, पुराना सभी पीडीएफ का कलेक्शन आपके पास में प्रेजेंट होगा। तो जो भी यहाँ पर फ़ी पेमेंट है इसका बहुत मिनिमम होने वाला है, जस्ट 499 फॉर द वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगली न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। आज के पेज नंबर 1 पे ये आर्टिकल आपको नजर आएगा, लेकिन पढ़ना कैसे है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये केवल न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के निकल जाएंगे या स्किप कर देंगे, लेकिन किस तरीके से कवर करना है, मेंस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो मामला क्या है, वैसे ये जो न्यूज़ है ना ये हमारे लिए दुखद खबर है। 2025 की जो शुरुआत है वो ज़्यादा सही नहीं हुई है इस न्यूज़ की वजह से। अगर मैं आपको 2024 का सिनेरियो बताऊं तो 2024 में मॉइस्ट जो अटैक हुआ था ये काफ़ी कम था, लेकिन 2025 की शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर एक भयानक अटैक हमको देखने को मिला है। आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, जैसे मॉइस्ट हो गया, नक्सल्स हो गए, है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया। तो होता क्या है, वैसे ये तीनों एक ही चीज़ हैं। तो करेंट समय पर हमारे देश में ये नक्सलिज्म जैसी चीज़ें पहले के कंपैरिजन में कम तो हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पर बची हुई हैं। अभी भी बहुत सारे स्टेट में ऐसी जगह हैं जिनको रेड कॉरिडोर बोला जाता है, जहाँ पे नक्सलिज्म अभी भी बरकरार है। एग्जाम्पल यहाँ पे छत्तीसगढ़ का आपके सामने नजर आएगा। तो दोस्तों हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमारे 8 सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे जवान हैं उनकी गाड़ी जा रही थी। तो वहाँ पे क्या रखा हुआ था, एक कह सकते हैं आईईडी। ये जो आईईडी आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको यहाँ पर बोलते हैं एक एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब एक्सप्लोसिव डिवाइस के ऊपर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो ये विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रखा गया था किसी मॉइस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे जो जवान हैं उनका व्हीकल गया और वो एक्सप्लोड हो गया, जिसमें अगर आप देखोगे तो 9 जवान शहीद हो गए। ये 2025 की शुरुआत है। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट इंसिडेंट हमारे लिए एक ऐसी समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है पुरानी और ये वापस से हमारे सामने आ रही है। हम लगातार इसको काउंटर कर रहे थे, क्योंकि 2024 में जो भी मॉइस्ट का अटैक हुआ था हमारे जवानों के ऊपर में, पूरे 2024 के अंदर में अगर आप देखोगे तो 19 जवानों की कह सकते हैं कि ये उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी इनसे लड़ते लड़ते। और फिर उसके बाद 2025 में अगर आप देखोगे तो 2025 की अभी शुरुआती हुई है, 6-7 दिन निकले हैं, शुरुआती 6 दिन में ही यहाँ पर 9 जवान शहीद हो गए इन मॉइस्ट से लड़ते लड़ते। ऐसे यहाँ पर इन्होंने प्लानिंग की और इस तरीके से आईईडी जो ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है इसको इस तरीके से प्लान किया, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों ये पूरा हादसा हमको देखने को मिला है।
तो ये जो प्रॉब्लम है करंट समय पर मॉइज़म, नक्सलिज़्म, ये बरकरार है। जो हम कहते हैं या स्टेटमेंट देखते हैं कि लगातार ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे करके कम हो रही है। हाँ, वाक़ई में पिछले कुछ समय पर ये मॉइज़्म की समस्या, ये इश्यूज़ कम तो हुए हैं, लेकिन उस लेवल पर कम नहीं हुए हैं। आज भी दोस्तों ये जो मॉइस्ट हैं, ये नक्सलवादी हैं, लगातार नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारे आर्मी सोल्जर्स को। तो आखिरकार ये होते कौन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म? मॉइस्ट कौन होते हैं? नक्सल्स होते कौन हैं? और ये प्रॉब्लम क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? आज भी हम इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न्स हैं दोस्तों, वो जानिएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वो लोग होते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी एक कह सकते हैं जो आइडियोलॉजी है ना, वो रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होती है, जिनका मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक देना। सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, ऐसा यहाँ पर इनको लगता है। और जिस भी एरिया में प्रेजेंट है, इनका मेन पर्पस है कि सीधा हथियार उठाओ और हथियार उठा के एक कह सकते हैं वॉयलेंस के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से यहाँ पे सरकार को उखाड़ के फेंक दो और फिर अपना शासन करो, अपना रूल जमाओ। इस तरीके की यहाँ पर आइडियोलॉजी के हिसाब से ये काम करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, इनको कई बार हम दुनिया भर में मॉइस्ट के नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन इंडिया में इनको नक्सल्स के नाम से जाना जाता है, नक्सलाइट्स के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो नक्सल इमरजेंसी है, ये कब से, मतलब इंसर्जेंसी जो है, ये कब से शुरू हुई दोस्तों? 1967 में यहाँ पर ये नक्सलिज्म इंडिया में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। सबसे पहला केस यहाँ पे ओरिजिनेट ही कहाँ से होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है नक्सलबारी, वहीं से दोस्तों यहाँ पर ये जो नक्सलिज्म है इसकी शुरुआत होती है। और आज धीरे धीरे करके भारत के काफ़ी सारे राज्यों में ये नक्सलिज्म प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले भारत में कुछ राज्य हैं जिनको रेड कॉरिडोर के अंदर में कवर किया गया है। और ध्यान में रखिए, जब मैं बात करता हूँ रेड कॉरिडोर की, तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, ये मैप में भी आप लोग देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, अभी हम केस छत्तीसगढ़ का ही पढ़ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के काफ़ी सारे रीजन में अभी भी नक्सलवाद प्रेजेंट है। लेकिन जो रेड कलर के पैचेस या रेड कलर के एरियाज आपको दिख रहे हैं, ये हाईली अफेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है। जो ऑरेंज कलर के एरियाज हैं, ये मॉडरेटली अफेक्टेड हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत कम है रेड वाले एरियाज से। और जो येलो वाले एरियाज हैं, ये थोड़े लीस्ट अफेक्टेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन नक्सलिज्म है, अभी भी प्रेजेंट है। ये कुछ स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन तेलंगाना के बाद इसमें कुछ और स्टेट्स भी जोड़ लीजिएगा, वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला। यहाँ पर भी थोड़े बहुत मात्रा में जो नक्सलिज्म है ये प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये इसके पीछे के रीजंस क्या है? ये नक्सलिज्म बढ़ता कैसे? इसमें इतने सारे लोग जुड़ कैसे जाते हैं? ऐसी आइडियोलॉजी सेट कैसी हो जाती है? उसके पीछे के ढेरों रीज़न है। सबसे पहला रीज़न दोस्तों जो हमारे सामने आता है वो है जल, जंगल, जमीन, या फिर बोले तो वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड। देखो, जंगलों में रह रहे बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जंगल ही घर है। वही जंगल से जो भी प्रोड्यूस होता है उसको बेचकर उसको कमाते हैं और उसके बाद में अपना जीवन वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं, यानी उनका पूरा का पूरा जीवन उन्हीं जंगलों पर डिपेंडेंट है। अब मान लो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक रूल लेकर आती है कि भाई अब इन लोगों को जंगल से हटाया जाएगा, हम जंगलों की सुरक्षा करेंगे, पेड़ की प्रोटेक्शन करनी है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, तो इनको जंगलों से हटाया जाए। अब क्या होगा? जो ये लैंड क्लेम करते थे उसको मना कर दिया गया, इनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली यहाँ पर निकाल के फेंक दिया गया इनके एरिया से, जहाँ से इनका जीवन चल रहा था। तो ये सब जब लोग एक साथ इकट्ठे हुए कि हाँ यार गवर्नमेंट ने हमको हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नया रूल हुआ, अब हमारा सब कुछ छिन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ऐसे में ही दो चार लोग आसपास के होते हैं जो इस तरीके की सोच के होते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, रेडिकलिस्ट लेफ्ट आइडियोलॉजी, कि हमें सरकार ही उखाड़ के फेंकनी है, चाहे हमें हथियार क्यों ना उठाना पड़े, चाहे हमें हिंसा ही क्यों ना करनी पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी में इन सभी लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, आओ हमारे साथ में जुड़ो, हम आपको हथियार प्रोवाइड करवाएंगे। उनको वेपन्स प्रोवाइड करवाया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके माध्यम से ये पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है वो है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, क्योंकि आपने यहाँ पे गवर्नमेंट की भी गलती हुई है। उन्होंने क्या किया, उस एरिया से निकाल दिया। अब वो सब किसी एरिया में जमा होकर रह रहे हैं, कोई उनके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको कोई रोज़गार नहीं दिया गया, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, ना ही उनको पढ़ने का कोई अवसर मिला, कोई प्रॉपर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग और ज़्यादा यहाँ पर कह सकते गुस्सा हो जाते हैं गवर्नमेंट के प्रति। और ये सब रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से नक्सलिज्म और बढ़ता है। तो इस वजह से कई बार एग्जामिनेशन में, मेंस में आपसे क्वेश्चन लिखने के लिए बोला जाता है, तो इस तरीके के फ्लो चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा कह सकते हैं कि हेल्प हो जाएगी
आपको पता होगा बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है फ्लो चार्ट्स वगैरह क्रिएट करना। मान लो एक्सट्रीमिज़म के रूट कॉज के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपके पास में रूट कॉज हैं, जिसमें पहला है बेरोज़गारी, दूसरा जेंडर गैप, जंगल ज़मीन का केस जो मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, है ना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह हैं उनके फ़ायदे ना मिलना, गरीबी, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होना, करप्शन, लैक ऑफ एजुकेशन, ये कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर लगातार बढ़ता रहता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की जाती हैं कि हाँ भाई लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, लेकिन इन पॉलिसीज़ को अच्छे से लागू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से भी नक्सलिज्म बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो हमें हटाना ही होगा, अपने हिसाब से रूल करना होगा। समझ रहे हैं? लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें, 2005 के कंपैरिजन में, 10 के कंपैरिजन में, 15 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ये नक्सलिज्म धीरे धीरे करके कम हुआ है। ऐसे केसेस बहुत सारे हुआ करते थे एक टाइम पे, लेकिन ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमने कम किया है, उसके पीछे के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, और रीजंस के साथ साथ कह सकते हैं ढेर सारे स्टेप्स हैं जो भारत के थ्रू उठाए गए हैं। सबसे पहला दोस्तों, समाधान इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाधान न्यूज़ में था, बताइए ये क्या है, यह समाधान इनिशिएटिव किस पर्पज़ के लिए लाया गया है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करना। और ये इनिशिएटिव बहुत पुराना है, इसको शुरू किया गया था 2017 के अंदर में। समाधान की दोस्तों अपने आप में फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 8 पिलर्स के ऊपर में खड़ा हुआ है। ये जो वर्ड है समाधान, ये 8 वर्ड्स हैं, और इन 8 वर्ड्स में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जहां पे हमारा मेन पर्पज़ है कि इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ना। अब दोस्तों ये 8 वर्ड्स क्या डिफाइन करते हैं? समाधान में एस से मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, ए से मतलब है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, देन उसके बाद एम से है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, देन डी से डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एंड देन एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर में फोकस किया जाता है। ये 8 मेन पिलर्स हैं। तो पहला स्टेप तो ये उठाया गया, जिससे कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम हुआ है। दूसरा दोस्तों, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन टीम तैयार की गई है। उसके अलावा कुछ और स्ट्रैटेजीज़ को रेडी किया गया है। फॉर एग्जांपल साल 2022 में अगर आप देखोगे, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली अपने नए नए ऑपरेशंस के माध्यम से। ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस हो गया, ऑपरेशन डबल बुल हो गया, ऑपरेशन चक्रबंद हो गया। ये कुछ इनिशिएटिव्स या ऑपरेशन चलाए गए हैं नक्सलिज्म से लड़ने के लिए। तो ये है दोस्तों यहाँ पर रीजंस जिसकी वजह से नक्सलिज्म थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। लेकिन आज भी नक्सलिज्म को लेकर ये जो चैलेंज है वो परसिस्ट करता है, यानी कि अभी भी बना हुआ है। तो आखिरकार वो चैलेंज कौन से हैं, वो दिक्कतें कौन सी हैं जिसको आज भी हम काउंटर नहीं कर पाए? वो सबसे पहला चैलेंज है दोस्तों जोग्राफिकल लोकेशन। क्योंकि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ पर नक्सलिज्म आज भी ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग जंगलों में दोस्तों फैले हुए हैं, और जंगलों का जो टेरेन होता है, जो लैंडस्केप है, वो थोड़ा सा टफ है। समझ रहे हैं? तो जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो हमको एक अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ये अलग अलग टैक्टिक्स अपनाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इनको रोका नहीं जा सकता। तो जोग्राफिकल लोकेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है। जंगलों में उनको वो एरिया सभी कोने कोने पता है। जब हम लड़ने जाते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, तो हमारे सोल्जर्स को उतने सब एरियाज़ नहीं पता होते। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, क्या होता है, कई बार इनके पास में हथियार आ रहे होते हैं, हथियार की इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट स्टॉक से चोरी कर लेते हैं। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं एक सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करता है इन एरियाज़ के अंदर में। तो एक सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आपको यहाँ पर ये नज़र आएंगे। और ऐसे मैंने आपको बताया, अगर आप इतिहास देखेंगे तो 2017 हो, चाहे 2018 हो, 2020 हो, 2021 हो, ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर ईयर्स हैं जहाँ पे लगातार हमको नक्सलिज्म वाले जो अटैक हैं, या कह सकते हैं बहुत सारे डेडली अटैक्स हमको देखने को मिले हैं। तो आप याद होगा सुकमा वाला जो अटैक हुआ था। सुकमा में बहुत सारे मॉइस्ट अटैक किए गए हैं पिछले कुछ समय में, और बहुत सारे खतरनाक अटैक हुए हैं, ये भी यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि सर इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला सोल्यूशन है यहाँ पर ब्रिजिंग ट्रस्ट डेफिसिट। वहाँ पे जो लोगों को रोज़गार नहीं मिला हुआ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोकल पीपल को रोज़गार देना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा ताकि उनका विश्वास सरकार के प्रति बन जाए। ठीक है,
जिसके बाद यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ये अलग से एरिया मांगते हैं या अलग यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं, वो सब दोस्तों यहाँ पर इनका जो सोच है वो थोड़ा सा चेंज होगा। उनको लगेगा कि हमको हर प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो ये करना होगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पर ये जो आइडियोलॉजी है इसको चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके काम कर सकती हैं। कुछ और जो स्कीम्स वगैरह है वो इम्प्लीमेंट करनी होंगी, है ना। हमारी जो लोकल पुलिस फोर्सेस हैं उनको थोड़ा और मॉडर्नाइज करना होगा ताकि वो इन लोगों तक पहुंच सकें। अगर फिर भी नहीं मानते हैं, बहुत बड़ी अगर केसेस आते हैं, बहुत बड़ी डिजास्टर क्रिएट करते हैं, तो उनको रोकना भी होगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं उनको मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट आर्टिकल कवर कर लिया है। आप देखेंगे दोस्तों ये न्यूज़ आर्टिकल चर्चाओं में था, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में कितनी सारी चीज़ें हैं। एग्जाम के लिए बेसिक सी चीज़ें पढ़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं से क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। आर्टिकल तो हर कोई पढ़ेगा। ये हो गई क्लियर डिटेल्स। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। मैं आपको बता दूं, आप आर्टिकल्स को खुद भी सर्च कर सकते हैं। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर किया जा चुका है। तो मैं आपको न्यूज़ के साथ साथ कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आर्टिकल कवर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा ये थर्ड आर्टिकल है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप नोट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं UDISE+ की रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। हमारे देश के अंदर में एजुकेशन लेवल पे क्या चीज़ें घट रही हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई कितने एडमिशन्स हो रहे हैं, एडमिशन कम तो नहीं हो रहे हैं, तो किस लेवल पे कम हो रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे लेकर आती है ये रिपोर्ट। तो 2023-24 हमारा समाप्त हुआ है दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर ईयर की रिपोर्ट हमारे पास में आ चुकी है, जहाँ पे दिखाया गया है स्कूल एजुकेशन किस तरीके से चल रहा है भारत में, समझ रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट इसको कौन रिलीज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि बताइए UDISE+ रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, वो यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। और यहाँ पे एजुकेशन को लेकर सभी इंपॉर्टेंट डेटा हमको दिया जाता है ताकि हम देख सकें एजुकेशन में खामियां क्या क्या हैं। और ये इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्ट किया जाता है नेशनल लेवल पर। जितने भी जाने माने बड़े बड़े स्कूल्स हैं दोस्तों, देश भर में प्रेजेंट हैं, वहाँ सभी जगह से देखा जाता है भाई एजुकेशन को लेकर स्थिति क्या चल रही है। तो सर हम यहाँ पे जब स्कूल से ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो आखिरकार उस डेटा में देखा क्या जाता है, देखा जाता है कि बच्चों को एडमिशन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बच्चे बरकरार हैं, लंबे समय तक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लर्निंग आउटकम्स क्या है। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं दोस्तों। और यहीं पे एक और चीज़ आपको दिखाई देगी, वो है बगल में ये फ़ोटो। ये इसी लेटेस्ट रिपोर्ट का फ़ोटो प्रेजेंट है जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एवरेज टोटल एनरोलमेंट है, जो बच्चों का एडमिशन हुआ है स्कूल में, ये कम हुआ है 2023-24 में, जबकि 2018-19 में ये जो टोटल एनरोलमेंट रेशियो है दोस्तों वो ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन 2023-24 में यही स्कूल एनरोलमेंट कम हो चुका है, 24 करोड़ के आसपास जा चुका है, जबकि 2018-19 में 26 करोड़ बच्चों ने एडमिशन लिया था। तो ये एनरोलमेंट कम हुआ है, बढ़ने की बजाय एडमिशन्स बढ़ने चाहिए था बट कम हुआ। ये पहला यहाँ पर एक इशू आपको नज़र आएगा, ठीक है। फिर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये UDISE+ की रिपोर्ट है, इसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में मिलाकर ही पब्लिश करते हैं। ये रिपोर्ट यहाँ पर इसी को फॉलो करते हुए ही सारे डेटा को कलेक्ट करती है। तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इसका मेन पर्पज़ यही, क्योंकि हमने डेटा इकट्ठा किया एजुकेशन को लेकर, तो हमें पता चला कि भाई दिक्कतें कहाँ पर, एडमिशन नहीं हो रहे, ये दिक्कत पता चली। तो आगे हम क्या कर पाएंगे, आगे हम दोस्तों इसी के माध्यम से अपने देश का एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव कर पाएंगे। जो भी गैप्स होंगे उसको एड्रेस करा जा सकेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा सकेगा, नई पॉलिसीज फॉर्म की जा सकेंगी, समझ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या है। नाउ अब बात आती है यहाँ पर ये 2023-24 की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, रिपोर्ट क्या है, इसको लेकर स्टैटिक डेटा कौन रिलीज करता है ये पता चला। लेकिन अब एग्जैक्टली 2023-24 में चला क्या है स्कूल एनरोलमेंट्स को लेकर, ये तो जान लें। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ स्कूल एनरोलमेंट यानी एडमिशन्स कम हुए हैं, और 2018-19 के कंपैरिजन में 2023-24 तक 6% की गिरावट नजर आई है। ये डिक्लाइन हुआ है। हम सोच रहे थे स्टूडेंट्स का एडमिशन बढ़ेगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने जब ये भी देखा, क्योंकि जब इसमें एक और चीज़ कवर की जाती है, बच्चे ने एडमिशन लिया, अब वो कब तक पढ़ रहा है, कहीं बीच में ड्रॉप आउट तो नहीं कर रहा है। बीच में ही ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं कि भाई आगे पढ़ाई नहीं कर रहे वो। तो ड्रॉप आउट का रेशियो अगर आप देखोगे तो ये दो अलग अलग लेवल्स पे बांटा गया है। एक आपका फाउंडेशनल लेवल
जो प्राइमरी से लेकर क्लास 2 तक है, फिर आपका सेकेंडरी लेवल है ना, जो क्लास 9 से लेकर 12 तक है। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे तो जो ड्रॉप आउट हुआ है वो फाउंडेशनल लेवल पर तो जीरो लेवल पर है, यानी कि फाउंडेशनल लेवल प्राइमरी से लेकर क्लास 2 तक कोई भी ड्रॉप आउट नहीं हुआ, सब बच्चों ने यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है जिन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट हुआ है दोस्तों वो सेकेंडरी लेवल पे हुआ है, क्लास 9 से लेकर 12 के बीच में। और इसके पीछे के ढेरों रीजंस हैं। पॉवर्टी है, गरीबी है। गरीबी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उस बच्चे ने यहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया जब उसके सपोज माता पिता फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, और वो यहाँ पर पढ़ाई छोड़ के सीधा कहाँ चला गया, मजदूरी करने चला गया। या पेरेंट्स कहीं पे माइग्रेट करें इधर से उधर, माइग्रेशन की वजह से यहाँ पर स्कूल छोड़ दिया। तो दोस्तों ये सब ड्रॉप आउट के रीजंस बताए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट मैंने आपको बताया ना सेकेंडरी लेवल में हाईएस्ट है। क्लास 9 से लेकर 12 तक सबसे ज़्यादा बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है। और वो कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे ड्रॉप आउट देखने को मिला है, तो उन राज्यों के बारे में ध्यान में रखिएगा। ये वो राज्यों में दोस्तों लिस्ट आपके सामने है, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कह सकते हैं एडमिशन्स भी कम हुए हैं, एक हाईएस्ट ड्रॉप देखने को मिल रहा है एनरोलमेंट में, और ड्रॉप आउट भी ज़्यादा हुआ है। रीजंस मैंने आपको बता ही दिया है, या तो गरीबी है, या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, या और कोई बहुत सारी समस्या हो जाना जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। ठीक। फिर रिटेंशन रेट अगर आप देखोगे तो रिटेंशन रेट एलिमेंट्री स्कूल लेवल जो हमारा क्लास 1 से लेकर 5 है इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चों की जो याद रखने की क्षमता है वो थोड़ी इंप्रूव हुई है। रीज़न यह है गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई गई हैं, मिड डे मील स्कीम, समग्र शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स चलाई गई हैं जहाँ पे बच्चे अपना स्कूल को अच्छी तरीके से कर पाएँ क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है। फिर एक और रीज़न है दोस्तों स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कारण की वजह से ड्रॉप आउट्स वगैरह हमको देखने को मिले हैं। और आज भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो दोस्तों असम है, उड़ीसा है, कर्नाटका है। यहाँ पे आपको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट टू स्कूल रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम आपको नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? टीचर एब्सेंटिज्म। कहने का मतलब यह है टीचर कई बार प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। भाई स्कूल है उसमें एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो काहे की पढ़ाई होगी फिर, या काफ़ी सारे रिमोट लोकेशंस होना। तो दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि भाई या तो टीचर अवेलेबल नहीं है, एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कुछ सिनेरियोज आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। ये रिपोर्ट ने हमको बताया है। अब ये रिपोर्ट आई है UDISE+ की, जो हमने अभी डिस्कस की है। ये क्या है UDISE+, ज़रा जान लेते हैं। ये हमने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, और हमने मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने डेवलप किया था 2018-19 में, ताकि इस तरीके की डिटेल्स हमारे पास में आती रहें, एक रियल टाइम कलेक्शन आता रहे कि आखिरकार एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति है देश में, ताकि भविष्य में हम अच्छी प्लानिंग कर पाएँ, खामियां देख के और अच्छे डिसीजन ले सकें। तो डेटा जो कलेक्ट किया जाता है UDISE+ के अंदर में, वो क्या क्या इकट्ठा किया जाता है? या तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है किस लेवल पर है, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, टीचर ज़्यादा एब्सेंट तो नहीं रहता, या टीचर वहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है, मतलब कहने का मतलब है टीचर की संख्या कितनी है, एनरोलमेंट्स देखा जाता है, एग्जाम के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, पास रेट कितना है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, ड्रॉप आउट रेट्स क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है UDISE+ के अंदर में। और ये जो डेटा है ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया UDISE+ आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में अलाइन होता है, इसके साथ में मिलकर काम कर रहा होता है। और हमारा यही मेन पर्पज़ है कि जो लोगों के पास में राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, टीचर की क्वालिटी बढ़ाया जा सके, एक अच्छा एजुकेशन लेवल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सके अपने देश के अंदर में। ठीक है, आई होप समझ में आया। काफ़ी काम का टॉपिक है, फैक्चुअल डेटा है, आपको प्रीलिम्स में, मेंस में एंड इवन आपके इंटरव्यू के अंदर में, GS पेपर नंबर 4 एथिक्स में, हर जगह पे हेल्प करने वाला ये टॉपिक है। चलिए अब आते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। जो भी आपने पढ़ा है देखते हैं कितना याद है आपको। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द UDISE+ रिपोर्ट फॉर 2023-24। जो ये रिपोर्ट आई है रिसेंटली, इसको लेकर जो ये कह सकते हैं डिटेल्स नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये जो रिपोर्ट है ये दिखाती है कि जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट है वो डिप हुआ है, कम हुआ है पूरे देश भर में, और जो ड्रॉप आउट रेट है ये 2018-19 से 2023-24 के बीच में 6% तक घटा है अब की बार, तो ये कम हुआ है। क्या ये सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये रिपोर्ट है इसने ये दर्शाया है कि जो सेकेंडरी लेवल है इसमें ज़ीरो ड्रॉप आउट रेट हुआ है, यानी सेकेंडरी लेवल पर जो ड्रॉप आउट है वो बिल्कुल ज़ीरो रहा है और अच्छे प्रोग्राम्स चले हैं। क्या ये सही बात है? तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि UDISE+ जो है
इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है ताकि एक रियल टाइम डेटा हमको मिल सके स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट एनरोलमेंट, एग्जामिनेशन रिजल्ट, इन सब चीज़ों को लेकर। चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है या ये जो सिस्टम है, इसको हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के साथ में अलाइन कर रखा है। 1986 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में जोड़ के हम इसको रन करते हैं। तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे चेंजेस करे गए और छोटी मोटी गलती यहाँ पर आपका जो आंसर है वो गलत कर सकती है। चलिए नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को देखते हुए सही उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं कौन कौन सही करता है। वीडियो पॉज करो और उत्तर दो। नीचे ऑप्शन दिए गए, मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया चारों। ऑप्शन है इनमें से 1 and 3 ओनली, या फिर बी 1, 2 and 3 ओनली, सी 2 and 4 ओनली, या फिर डी 1, 3 and 4 ओनली। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने होंगे क्वेश्चन तो आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। ध्यान से नहीं सुने होंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। कैसे? पहला वाला कि हाँ भाई 2018-19 से 2023-24 में 6% से ये ड्रॉप आउट रेट देखने को मिला है, यानी स्टूडेंट एनरोलमेंट कम हुआ है, सही बात है। दूसरा, सेकेंडरी लेवल में 0 ड्रॉप आउट रेट देखने को मिला है, ऐसा नहीं है भाई। सेकेंडरी लेवल 6 to 12 के बीच में तो सबसे हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट हुआ है, सॉरी 9 to 12 के बीच में। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। 0 ड्रॉप आउट आपका जो प्राइमरी लेवल था वहाँ पे देखने को मिला है, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा कि हाँ ये रिपोर्ट तैयार की जाती है ताकि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो कलेक्ट किया जा सके, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा गलत है। चौथा क्या बोलता है कि ये सिस्टम को हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के साथ में अलाइन किया है, तो आप कहोगे ये भी तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि आपने ये बोला था। हाँ मैंने बोला था, लेकिन दोस्तों ये जो सिस्टम है UDASI वाला, ये खुद 2018-19 में लेकर आया गया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है ये बाद में आती है। तो 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में इसको अलाइन करके इंप्लीमेंट किया जाता है, ना कि 1986 वाली पॉलिसी। तो यहीं पे आपकी तैयारी हो गई, एक माइंडसेट तैयार हो गया कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ये माइनर सा चेंज है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बट 1 and 3 सही है। तो आपका सही उत्तर क्या कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा दिया है। फिर एक और आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, अब इसको खुद आंसर देना है आपका। ठीक है, आंसर वैसे इसके नीचे ही प्रेजेंट है, लेकिन आपको खुद देना है। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UDISE प्लस सिस्टम? इन चार में से कौन सा मेन उद्देश्य है इस पर्टिकुलर सिस्टम का? पहला कि जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है पब्लिक एग्जामिनेशन में, इसको मॉनिटर करना। दूसरा, एक अच्छा डेटा प्रोवाइड करवाना पॉलिसी डिसीजंस के लिए जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर की क्वालिटी से रिलेटेड होता है। या ऑप्शन नंबर 3 बोलता है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको रिप्लेस करना, ताकि ज़्यादा डिटेल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्ट को तैयार किया जा सके। या ऑप्शन नंबर डी बोलता है एक रियल टाइम ट्रैकिंग करना एनरोलमेंट, रिटेंशन और ड्रॉप आउट डेटा की। ठीक है, कि एनरोलमेंट कितना हो रहा है, रिटेंशन कितनी पावर है और ड्रॉप आउट डेटा क्या है, इसका डिटेल निकालना। तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 4 ओनली, सी 1, 2 and 3 ओनली, या फिर डी 2, 3 and 4 ओनली। क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? बताओ वीडियो पॉज करके फटाफट, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए आंसर सुनिए, इसका आंसर है 2 and 4 ओनली। ठीक है, क्योंकि पहला बोलता है कि ये रिपोर्ट आती है पब्लिक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है। भाई पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए ये रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है स्टूडेंट का एनरोलमेंट क्या है, रिटेंशन क्या है, ड्रॉप आउट डेटा क्या है। तो 4 वाला सही है, बट पहला वाला गलत है। दूसरा, इसको यहाँ पर क्या है, हम लोग सॉरी जो पहला वाला गलत है, 4 वाला सही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट देखा है, ये डेटा प्रोवाइड करवाता है डिसीजंस को लेकर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, है ना। फिर उसके अलावा टीचर क्वालिटी को लेकर, जी बिल्कुल ये सही है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, बताया था। तो दूसरा वाला भी सही है, तो 2 and 4 सही है। लेकिन तीसरा देखोगे कि भाई ये इसने राइट टू एजुकेशन एक्ट को यहाँ पर रिप्लेस किया है, ऐसा नहीं है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर ये रिपोर्ट। तो थर्ड वाला यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाता है। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो जो पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पर उत्तर देना है। तो 2 and 4 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, अगेन 2 and 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये नीचे आपका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है, इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है, हाथों हाथ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया है। ये जो भी कन्फ्यूजन होगा वो यहीं होगा, यहीं दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यह है हमारी अगली इंपॉर्टेंट खबर। एक सेकेंड, अब ये देखिएगा, ये जो न्यूज़ है, GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट, GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स,
एग्रीकल्चर सेक्शन, ये सब टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात हो रही है, अभी हमारे कैबिनेट ने मॉडिफिकेशंस को अप्रूवल दिया है फॉर दी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यहाँ पे बात हो रही है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। जैसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस का मेन पर्पस क्या होता है? आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट जमा करना पड़ता है, वो अमाउंट इकट्ठा हो रहा होता है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी देती है। आप कभी बीमार पड़ेंगे तो आपको यहाँ पर अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो इलाज हो जाता है 5 लाख रुपए तक का। जिस तरीके का आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो उतने लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो जाता है। वो पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से आपको मिल जाता है ना, जो भी आप पैसा खर्च करते हैं। इंश्योरेंस का यही तो मेन पर्पज़ है कि कभी आपदा आ जाए, हम यही चाहेंगे किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक इंश्योरेंस है ना, जिसके थ्रू यहाँ पे आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। तो वही मेन पर्पज़ हमारा क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के साथ में है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, भविष्य का कुछ पता थोड़ी है। मान लो किसान ने फसल लगा रखी है, कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, तो कौन यहाँ पर वो जो नुकसान हुआ है किसान को, उसकी भुगतान कौन करेगा? तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, कि गवर्नमेंट यहाँ पर उसके क्रॉप का इंश्योरेंस कर देगी कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, बाढ़ आ जाती है, कोई और नेचुरल कैलेमिटी आता है जिसकी वजह से अगर किसानों को नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट उसका यहाँ पर जो पैसा है वो दे देगी इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से। ऐसी स्कीम्स पहले चलती भी आई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यह है कि 2025 की शुरुआत हुई है, 1 जनवरी से ही यहाँ पर क्या हुआ है, कैबिनेट ने कुछ नए मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं। मॉडिफिकेशन मतलब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में कुछ चेंजेस करे गए हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। इतना आपको समझ में आया? अब जो ये डिसीजन लिया गया है दोस्तों, ये केवल और केवल 2 स्कीम में बदलाव करने के लिए डिसीजन लिया गया है। अब सर ये 2 स्कीम्स हैं कौन कौन सी? आपने सुना होगा, एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पढ़ा चुका हूँ। दूसरी है दोस्तों यहाँ पर आपकी रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसको हम RWBCIS के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये 2 स्कीम्स में बदलाव करने के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है मॉडिफिकेशंस करने के बारे में। तो क्वेश्चन यह है, सर बदलाव करेंगे क्या? मॉडिफिकेशन का मेन पर्पस यही है कि भाई इस स्कीम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, कि ज़्यादा बड़े लेवल पर कवरेज दे सके, फार्मर्स को ज़्यादा फायदा हो सके, नई टेक्नोलॉजीज़ को इसमें प्रोवाइड करवाया जा सके, ये हमारा मेन पर्पस है। तो सर मॉडिफिकेशंस हुए क्या हैं, ज़रा एग्जैक्ट मॉडिफिकेशन सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, ये स्कीम कंटिन्यू रहने वाली है 2025-26 तक। पहला तो ये यहाँ पर मॉडिफिकेशन है, 2025-26 तक ये काम करेगी। इसमें गवर्नमेंट ने बोला है 69,515.71 करोड़ रुपीज़ वो खर्च करने वाली है। इतना पैसा इस स्कीम में अप्रूव किया गया है। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें एक बॉडी है जिसका नाम है फियाट। इसका फुल फॉर्म है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। एक फंड क्रिएट किया गया है और इस फंड में आप कुछ पैसा इकट्ठा करा गया है, लगभग 824 करोड़ रुपया इस फंड में डाला गया है। और इस फंड का मेन पर्पस क्या है कि जितने भी ये स्कीम्स हैं, इस स्कीम में जितना भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होने, नए नए आविष्कार होने हैं, जैसे इसमें इस स्कीम में कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं, जैसे यस टेक नाम का इनिशिएटिव है, या विंड्स है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम लगाना है, या एक पोर्टल वेबसाइट बनानी है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। कहने का मतलब है इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में जो भी नए इनोवेशंस करने हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए भी फंड बनाया गया जिसका नाम है फियाट, दैट इज फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें 824 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ये कुछ बदलाव हुए, मॉडिफिकेशंस को अप्रूवल दिया गया है कि ठीक है सर, अब ये स्कीम और मजबूत हो गई है और बेहतर हो गई है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ये केवल उन्हीं 2 स्कीम्स के लिए काम करेगी जिन 2 स्कीम में बदलाव करा गया है। ठीक है, अब वो 2 स्कीम कौन कौन सी हैं? पहली तो आपकी यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और दूसरी यहाँ पर आपकी RWBCIS है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। इन दोनों स्कीम्स का मेन पर्पस क्या है कि भाई जो भी यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस है वो हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करवाना, हमारे किसानों को इंश्योरेंस देना उनकी फसलों को लेकर, ताकि भविष्य में कोई नेचुरल रिस्क अगर आता है तो उस रिस्क से यहाँ पर हमारे किसानों को नुकसान ना हो। तो जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका प्राइमरीली मेन फोकस ये होता है कि मैं मान लो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, फसल लगाई गई थी, अब फसल को कटाई हुई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है किसी नेचुरल रिस्क की वजह से। तो जो लॉस हो गया उसकी भरपाई यहाँ पर इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू की जाएगी। और जो आपका RWBCIS वाला स्कीम है, ये प्राइमरीली कवर करता है फार्मर्स को कुछ एडवर्स वेदर कंडीशंस के अगेंस्ट में, जैसे भारी बारिश हो गई, उसकी वजह से फसल को नुकसान हो गया, टेम्परेचर एक्सट्रीम पहुंच गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, या हवाएं ऐसी चली जिसकी वजह से फसल को नुकसान हुआ, नमी बहुत ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए ये RWBCIS स्कीम के तहत ये फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस स्कीम्स का कवरेज किस तरीके से होने वाला है, कौन सी फसलों के लिए होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, सभी फार्मर्स, चाहे वो शेयर क्रॉपर्स हों, चाहे वो कह सकते हैं टेनेंट फार्मर्स हों जो किराए पे कर रहे हैं, तो इन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। और उनकी जो क्रॉप्स हैं, स्पेशली इसमें आपकी फूड क्रॉप्स भी हैं। फूड क्रॉप में आपके सीरियल, मिलेट, पल्सेस ये सब आ गए, चाहे वो दालें हों, मिलेट्स हों, सीरियल्स हों, ये भी कवर होंगे। अगर ये फसल लगाते हैं, कोई नुकसान होता है तो इन फसलों के लिए भी इंश्योरेंस मिलेगा। आपकी ऑयल सीड्स भी कवर की गई हैं। उसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स हो गई, जूट कॉटन वगैरह जो हो गई, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गई, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स क्रॉप्स हो गई, इन सब चीज़ों को कवर किया गया है इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में। ठीक है, कोई कैलेमिटी आएगी तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाते हैं किसी कंपनी के अंदर में, तो थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है ना आपको पर ईयर के हिसाब से, इस तरीके से, तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा। तो यहाँ पर भी आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा खारिफ क्रॉप्स के लिए, राबी क्रॉप्स के लिए, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे, कोई रिस्क आता है तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, यानी फार्मर्स की हेल्प करेगी उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मान लो कोई युद्ध हो गया, उसकी वजह से नुकसान हो गया, कोई न्यूक्लियर रिस्क बढ़ गया, अगर कोई ऐसे रिस्क हो गए तो, या कोई ऐसे रिस्क थे जो प्रिवेंटेबल थे, जो रोके जा सकते थे, तो इनको इस स्कीम में कवर नहीं किया गया है। केवल ऐसे रिस्क कवर करे गए हैं जो नेचुरली डिजास्टर हैं, फ्लड वगैरह है, बाढ़ को रोक नहीं सकते, और कोई प्रॉब्लम्स आ गई, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, रोक नहीं सकते, तो ऐसे रिस्क को कवर किया गया है, इसमें ध्यान में रखिएगा। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर स्कीम में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के ऊपर अब की बार एक स्पेशल काम किया गया है। इवन इसके लिए फियाट नाम का यहाँ पर एक पूरा का पूरा फंड बना दिया गया है ना। और ये फंड इन 3 चीज़ों को क्रिएट करेगा, जिसमें नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल बनाया जाएगा, येस टैग यानी कि यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा, वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम तैयार किया जाएगा। जो 824 करोड़ रुपए हमने रखे हैं वो सबसे ये काम होने वाला है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब आपके सामने एक प्रश्न है, इसका आंसर दिख गया हाथों हाथ, तो मैं क्वेश्चन भी दिखाई देता हूँ। अब देखो, इस तरीके से आपसे ये प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड द रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। बताइए यहाँ पर ये जो कौन कौन सी फसलें हैं, इन 4 ऑप्शन में जो दी गई फसलें हैं, इनमें से कौन कौन सी फसलें हैं जिनको इन दोनों स्कीम के तहत कवर किया गया है। पहला, क्या केवल इसमें खारिफ और राबी क्रॉप्स कवर करी गई हैं? ऐसा नहीं है। क्या केवल इसमें फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये सभी चीज़ें कवर की गई हैं? हाँ बिल्कुल, ये सभी चीज़ें कवर की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद के ऑप्शन देखोगे तो केवल फूड क्रॉप्स, केवल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऐसा नहीं है, ओनली लगा हुआ है, ये ट्रैप है, इसको हटा दीजिएगा। बी वाला यहाँ पर आपका सही है। इसके अंदर में फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड, एनुअल कमर्शियल क्रॉप, ये सभी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं दोनों स्कीम्स के अंदर में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए, स्क्रीन पर नीचे आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा, इसका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव विल बी फंडेड अंडर द फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए जो फियाट फंड बनाया गया है, इस फंड के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा, फंडिंग की जाएगी। पहला, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, दूसरा येस्टेक, तीसरा वेंट सिस्टम, या फिर चौथा ऑल ऑफ द अबव। बताइए, वीडियो पॉज करो और इसका आंसर फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। जल्दी लिख दिया आंसर? पक्का? हाँ, सभी लोगों ने सही लिखा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि अभी आपको बताया था, दूसरी बारी बताया था, ये तीनों चीज़ों को फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाने वाली है इस पर्टिकुलर फियाट स्कीम के तहत। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। यह भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये भी गवर्नमेंट स्कीम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंट की खबर है। इसको भी द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर किया जा चुका है, जो मैं आपके सामने कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल क्या बोलता है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ वन टाइम स्पेशल पैकेज फॉर द डाई अमोनियम फॉस्फेट बियॉन्ड एनबीएस सब्सिडी। तो 1 जनवरी 2025 से सरकार का एक बड़ा डिसीजन इंप्लीमेंट किया गया है, जहां पे मेन पर्पस क्या है, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, डीएपी जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज प्रोवाइड करवाना, ताकि ये डीएपी किसानों को सस्ता मिल सके और हमें अच्छी फसल मिल सके। कहोगे ये क्या मतलब है? सुनिएगा, ये जो डीएपी है ये क्या है? ये आपका फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर मतलब जो खेतों के अंदर में जब हम खेती कर रहे हैं, जो अपनी फसल लगाई है, हम चाहते हैं अच्छी फसल उग कर आए, तो अच्छी फसल के लिए आपको खाद डालना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर की कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे जो हमारे किसान हैं वो यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिया का बहुत ज़्यादा उपयोग भी होता है, वो सस्ता भी होता है। डीएपी थोड़ा महंगा होता है,
लेकिन डीएपी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको मिलेंगे तो फसल ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस होगी। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि हम यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज प्रोवाइड करवाएं, और ये स्पेशल पैकेज इंप्लीमेंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2025 से। तो अब यहाँ पे छूट मिलेगी इस डाई अमोनियम फॉस्फेट को लेकर। एक अच्छा प्राइस यहाँ पे सेट किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में कह सकते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट को थोड़ा अफोर्डेबल बनाया जा सके। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है। क्लियर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ही डायरेक्टली आपसे बन सकता है कि बताइए सर डाई अमोनियम फॉस्फेट होता क्या है। डाई अमोनियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र है जो भारत में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक ऐसा खाद जिसका हम यूज़ करते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये दोनों ही दोस्तों आवश्यक चीज़ें हैं हमारे फसलों के लिए। अगर आपको खेती करनी है और कुछ प्रोड्यूस करना है तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन दोनों देना पड़ता है। ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। और जो फॉस्फोरस होता है ये स्पेशली दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्लांट है उसके जड़ जो होती हैं रूट डेवलपमेंट के लिए काम आता है, फ्लावरिंग के लिए काम आता है, सीड प्रोडक्शन के लिए काम आता है ना। बीजों का यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है, प्लांट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट का ये हो गया इंपॉर्टेंट रोल। इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है इसको अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में, जिसके बाद हमको ये फर्टिलाइजर मिलता है जिससे यहाँ पे हमारी फसल अच्छी उगेगी, मिट्टी का उपजाऊपना बढ़ेगा। और ये करना ज़रूरी भी है। इसी को यहाँ पे सस्ता करने के ऊपर में काम हो रहा है। एक स्पेशल पैकेज इसके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा लोग आज के समय पर एम्प्लॉयड हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है। हमने डीएपी से ही दोस्तों आपको पता होगा रिसेंट समय पर नैनो डीएपी भी बनाया है। नैनो मतलब एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी तैयार किया है, जिसको यहाँ पर एक बोतल में आप देख पाएंगे, हमारे जो होम मिनिस्टर है वो भी लेके खड़े हुए हैं, एक बोतल में तैयार किया गया है। तो ये जो प्लांट बनाया गया है ना, क्योंकि एक प्लांट में तैयार होता है ये, तो लिक्विड फॉर्म वाला जो डीएपी है ये इसको लेकर एक प्लांट हमने तैयार किया है, वो भी गुजरात के अंदर कालोल में। ठीक है, ये 27 अक्टूबर 2023 की बात है जब ये काम हुआ था। बाकी अगर आप देखोगे तो भारत में फर्टिलाइजर सब्सिडी आखिरकार काम कैसे करती है, ज़रा इसको भी जान लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल फर्टिलाइजर की तो बात कर रहे हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट में गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज जरिए छूट दे रही है, सब्सिडी की तो बात कर रहे हैं कि हाँ सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो सस्ता हो जाएगा। तो ओवरऑल भारत में फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है बहुत सारे अलग अलग खादों के ऊपर में, क्योंकि फर्टिलाइजर वेरियस टाइप्स के हैं, जिसमें आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट भी है, पोटैश भी है, यूरिया भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज़ देती है। कभी ये सब्सिडी यानी जो ये सब्सिडी जो पैसा दिया जाता है, कभी मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है जो यहाँ पर इस तरीके का फर्टिलाइजर बना रहा है, या कोई इंपोर्टर को दिया जाता है जो इंपोर्ट कर रहा है, या डायरेक्टली फार्मर्स को भी दिया जाता है कुछ केसेस में। तो इसमें जब बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो जो हमारे लिए एसेंशियल फर्टिलाइजर्स हैं उसमें यूरिया है, डीएपी है और पोटैश है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स माने जाते हैं। अब ये 3 फर्टिलाइजर्स अगर आप एग्जैक्टली इसके ओरिजिनल प्राइस में देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, महंगे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको अफोर्डेबल बनाना होगा, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि फार्मर्स फसल को उगाने में जितना पैसा लगा रहे हैं, अब फसल की कटाई के बाद में उतना पैसा उनको मिल नहीं पा रहा है, तो भी तो लॉस हो गया ना, नुकसान हो गया। वो आगे से यहाँ पर फिर वो फार्मिंग नहीं करने वाले। तो हमारा मेन पर्पज़ है इन फर्टिलाइजर्स को अफोर्डेबल करना। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है ताकि ये फसल फार्मर्स तक, ये जो फर्टिलाइजर है ये फार्मर तक सस्ता जा सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके, उनको लॉस ना हो। अब ये सब्सिडी दी कैसे जाती है, कुछ डीबीटी फॉर्म में, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड पॉलिसी के ऊपर में सब्सिडी दी जाती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसको यहाँ पर कह सकते हैं इस तरीके से डिफाइन किया गया है, फर्टिलाइजर में जितना कंटेंट होगा, जितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, उसके हिसाब से सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। समझ रहे हैं। और कई बार क्या होता है, ये सब्सिडी देने की वजह से, सस्ता होने की वजह से इस फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी सारे स्टेप उठाए हैं। जो यूरिया होता है उस पर नीम की कोटिंग कर दी गई, हरा कलर का यूरिया हो गया, वैसे वाइट कलर का होता है लेकिन कोटिंग करने के बाद ग्रीन कलर का हो गया। नैनो फर्टिलाइजर हमने तैयार किया। ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए गए। पीएम प्रणाम करके एक प्रोग्राम चलाया गया, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है कि हमारी जो मदर अर्थ है उसको रिस्टोर करना, नरिश करना। समझ रहे हैं। तो ऐसे ढेरों प्रोग्राम्स भी यहाँ पे चलाए गए हैं ताकि फर्टिलाइजर्स को और ज़्यादा सस्ता किया जा सके। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नज़र आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या बोलता है ज़रा सुन लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है,
द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर्स टू कंट्रोल द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर अ पार्ट ऑफ दिस एफर्ट। भारत सरकार ने बहुत सारे मेजर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, वो लेकर आए हैं ताकि फर्टिलाइजर जो खाद का ज़्यादा उपयोग होने लगता है वो भी सही नहीं है, उसको यहाँ पे दोस्तों हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर इन तीनों में से वो कौन कौन से एफर्ट हैं जो इंडिया के थ्रू उठाए गए हैं। अब आंसर आपको दिख ही गया है यार, कोई बात नहीं, दिख गया है तो पता नहीं क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है एकदम से अचानक से। खैर जो भी है, आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो तीन यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम है। पहला, नीम कोटिंग की गई है यूरिया में जो भी बेचा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो नैनो यूरिया है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इफ़को के थ्रू, एक प्लांट लगाया गया है गुजरात के कालोल में। देन पीएम प्रणाम करके यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया है जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को थोड़ा सा कम करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस कर रहे हैं। तो तीनों में से कौन से मेजर हैं ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों यहाँ पर इस तरीके के स्टेप्स हैं जो हम उठाते हैं इस तरीके से ज़्यादा जब ओवर यूज़ होता है फर्टिलाइज़र को, उसको रोकने के लिए। समझ रहे हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा काम की खबर। देखिए अभी रिसेंटली द हिंदू अखबार में पब्लिश हुआ था, आज फिर अखबार में पब्लिश हुआ है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और कवर कर रहे हैं। इसरो ने एक बड़ा कारनामा किया है। वो क्या है, जो काउपी सीड होती है, काउपी मतलब लोबिया, ये लोबिया आप देख पाएंगे, लोबिया की सब्जी वगैरह काफ़ी सारे लोगों ने कंज्यूम की होगी। तो ये जो लोबिया है दोस्तों, इसको स्पेस में ले गए और स्पेस में ले जाने के बाद उसको जर्मिनेट करवाया गया। जर्मिनेट समझ रहे हैं, जो ये बीज है, बीज फूटेगा, है ना, पत्ता निकलेगा, अंकुरित होगा। तो ये हमारा मेन पर्पस था जो करने में इसरो सक्सेसफुल रहा। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा दोस्तों, इसरो ने PSLV C60 के माध्यम से स्पैडेक्स मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया। अभी हमने सैटेलाइट्स जोड़ी नहीं है, अभी मामला पोस्टपोन कर दिया गया है, 9 जनवरी को जोड़ा जाएगा, कवर किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों ने काउपी भी भेजा था, काउपी सीड्स, ये लोबिया के बीज हमने अंतरिक्ष में भेजे ताकि हम जो स्पेस फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ नए नए और भी इनोवेशंस कर सकें। क्योंकि भाई अंतरिक्ष में आजकल आना जाना आम सा हो चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है, चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, भारत भी 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा। तो स्पेस से बहुत सारे मिशंस कंडक्ट कर रहे हैं आज के समय पर, आगे भविष्य में ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो स्पेस में जब भी आप जाएंगे तो क्या बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। हमारे पास में एक ये भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि स्पेस में ही खेती हो सके। तो क्या ये नया चीज़ अपनाया जा रहा है, क्या ये कोई इतिहास रचा गया है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑलरेडी बहुत एडवांस लेवल पे ये फार्मिंग की जा चुकी है। तो स्पेस में एक एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसके अंदर में फार्मिंग की जाती है। इसरो ने भी यहाँ पे वही काम किया है और इसरो ने यहाँ पर जो ये काउपी है, जो ये लोबिया का बीज है, इसको भेजा अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में जब भेजा तो एक फोटो यहाँ पर देखने को मिला जो कि यहाँ पर वो बीज फूटा और उसमें से यहाँ पर जो पत्ता है वो निकला, यानी वो थोड़ा थोड़ा अंकुरित हुआ, स्प्राउट हुआ। तो वो हमको देखने को मिला, जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन का प्रोसेस। ठीक है। तो ये जो काउपी सीड है, इसकी जो स्प्राउटिंग की गई है एक मिशन के तहत की गई है। इस मिशन को नाम दिया गया है क्रॉप्स मिशन। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह है क्रॉप्स मिशन। तो क्रॉप्स की अपने आप में एक फुल फॉर्म है और वो फुल फॉर्म क्या है, वो है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि कैसे यहाँ पर अंतरिक्ष के अंदर में एक प्लांट ग्रो हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है। ये जर्मिनेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है, हमने बीज भेजा तो बीज इस तरीके से यहाँ पर फूटेगा और उसमें से यहाँ पर ये इस तरीके से जो रूट्स वगैरह हैं, उसके जो शूट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे ग्रो होंगे। लेकिन स्पेस वाले एनवायरनमेंट में ग्रो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट वो हम लोगों ने किया। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आगे सुनिए, आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मिशन आगे हेल्पफुल रहेगा, इससे हम मार्स के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर भी फ्यूचर मिशंस कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्या चंद्रमा पे भी आज तक इस तरीके से सीड भेज के उसको अंकुरित किया गया है? ऐसा नहीं है। चंद्रमा पे कोशिश की थी चाइना ने, बट वो उस चीज़ में फेल हो गया। ठीक है। तो भारत ने, स्पेशली इसरो ने, ये काउपी सीड्स को जर्मिनेट करवाया स्पेस में। पहला स्टेप तो ये हुआ। दूसरा दोस्तों यहाँ पर अचीवमेंट ये रहा है, इंडिया का पहला स्पेस रोबोटिक जो आर्म है वो भी हम लोगों ने भेज दिया स्पेस में। अब ये रोबोटिक आर्म जो है, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जाना जा रहा है RRMTD के नाम से। इसका फुल फॉर्म है रीलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे ये एक रोबोटिक आर्म है, ये आर्म मूव करता है। इसको भी यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, यहाँ पे पोएम 4 प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको भी स्पेस में पहुँचाया गया है। तो ये जो एक रोबोटिक हाथ हम लोगों ने तैयार करके स्पेस में भेजा है, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है।
जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है कि भाई बड़े बड़े मिशन आगे भविष्य में, जैसे अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, सैटेलाइट को रिपेयर करना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है दूसरे प्लैनेट्स पे, तो उसके लिए इस तरीके से रोबोट्स की आवश्यकता होगी। तो भारत ने इसकी भी यहाँ पर टेस्टिंग कर ली है, काउपी के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बात आती है कुछ इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में। जैसे हमने ये देखा कि ये लोबिया का जो बीज है ये सक्सेसफुली स्प्राउट हो गया, अंकुरित हो गया। ये फोटो आपको नजर आएगा, अरे फोटो लगा रखी है मैंने, ये खुशी हुई देख के, मुझे लगा था यार मैंने बस खाली फोटो देखा था, अब पता नहीं लगाया था नहीं लगाया था। ये फोटो आपको देखने को मिलेगा जो इसरो ने रिलीज़ किया है। ये आपको दिख रहा है लोबिया का बीज, पत्ते निकल आए इसमें, ये अंकुरित हो गया है ना। तो ये यहाँ पे सक्सेसफुल स्प्राउटिंग यहाँ पर हुई है। ठीक, जो आगे भविष्य में फूड प्रोडक्शन को स्पेस में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है। और रोबोटिक्स में यहाँ पे हम लोगों ने काम किया ही है, खुद का एक रोबोट जो हाथ है वो बना के हम लोगों ने अभी भेजा है, जो आगे फर्दर मिशंस को अंजाम देगा, जो हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, काउपी सीड्स के बारे में जान लेना। सर ये लोबिया है क्या, क्योंकि चर्चाओं में है, चाहे ऐसे वो सीड्स हों या वो नट्स हों, ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं एग्जाम में, तो आगे ही बन सकते हैं। जब बात करते हैं काउपी के बारे में तो उसका एक साइंटिफिक नेम है विग्ना ओइंग्युलेटा। ये एक ड्राफ्ट रेजिस्टेंट लेग्यूम है। ठीक है, यानी कि जो आप ऐसा कह सकते हैं कि सूखा भी पड़ जाता है ना, इसको इतनी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कहीं पे सूखा ही पड़ गया है वहाँ पर भी आप काउपी को आराम से ग्रो कर सकते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है। फूड सिक्योरिटी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप आपको ये नज़र आएगी, है ना। एक ऐसी बीज जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, अगर पानी ना भी मिले तब भी यहाँ पर इसका उत्पादन किया जा सकता है, और खाने में फ़ायदेमंद तो है ही। फ़ायदेमंद कैसे है भाई, लोबिया अगर खाएंगे तो उससे आपको अच्छे खासा मात्रा में पोटेशियम मिलता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, प्रोटीन से भरपूर मात्रा में फुल होता है, और हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये बताया जाता है। तो काउपी सीड्स जो हैं छोटे साइज़ की होती हैं, किडनी शेप में होती हैं, फोटो आपको बगल में दिखाई रहा होगा। ठीक है, छोटे छोटे किडनी शेप में होती हैं। कभी कभी इनके कलर्स डिफर करते हैं, कभी वाइट कलर के भी आपको देखने को मिल जाएंगी, क्रीम कलर की भी देखने को मिल जाएंगी, ब्लैक कलर की देखने को मिल जाएंगी, और ब्राउन कलर की भी होती हैं। ये इनकी वेराइटीज़ के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कौन से पर्टिकुलर वेराइटी का है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि लोबिया का कॉम्पोजिशन क्या है, न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन, इसमें कौन कौन से पोषण पाए जाते हैं। तो 20 to 25% यहाँ पर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन रिच बेस्ड यहाँ पर प्लांट आपको नजर आएगा। मिनरल्स में इसमें आयरन बहुत है, कैल्शियम बहुत है, मैग्नीशियम बहुत होता है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। एक हेल्दी लो फैट फूड ऑप्शन आपके पास में है, समझ रहे हैं। बाकी इसकी वैरायटी में एक आती है ब्रश टाइप, एक आती है क्रीपर टाइप, ये थोड़ा देख सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसको होती नहीं है, तो सिंचाई के लिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ड्राफ्ट टॉलरेंट है ना। उसके अलावा इसको हिंदी में लोबिया कहते हैं, तमिल में इसको किसी और नाम से जाना जाता है, तमिल में इसको यहाँ पर तथा पयरू के नाम से जानते हैं। इसी काउपी को बहुत सारे डाइट्स के अंदर में इंक्लूड किया जाता है। आज बहुत सारे लोग इसका कंजम्पशन करते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए स्पेशल आपको ये देखने को मिल जाता है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आते हैं। अगली न्यूज़ भी काम की है, ये भी 2 दिन पहले हमारे द हिंदू अखबार में प्रेजेंट थी। INSV तारिणी, ये जहाज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है दोस्तों, इस जहाज़ के बारे में बातें पता होनी चाहिए। तो ये है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी। तो अभी क्या हुआ है, ये जहाज़ निकला है दुनिया का चक्कर मारने के लिए, पूरे पृथ्वी का चक्कर मारने के लिए, और इस जहाज़ को लेके गई हैं यहाँ पर ये दोनों वेमेन। ठीक है, एक हैं दिलीना के, दूसरी हैं यहाँ पर रूपा ए। ये दोनों इंडियन नेवी वेमेन ऑफिसर्स हैं, ध्यान में रखिएगा। इनकी जर्नी अब एक डेंजरस जोन में एंटर कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, जब ये दुनिया का चक्कर मारा जाता है ना, इस तरीके का प्रोग्राम हर साल होता है, इसको बोलते हैं नाविका सागर परिक्रमा, और इस बार ये दूसरा बार, ये सेकंड वर्जन है, इससे पहले फर्स्ट वर्जन भी हो चुका है, और वो लोग भी यहाँ पर इस तरीके से दुनिया का चक्कर मार चुके हैं। अब दुनिया का चक्कर मारा कैसे जाएगा, जरा इसको सुनिएगा, क्योंकि अभी जो ये नाविका सागर परिक्रमा 2 है, जिसमें ये दोनों महिलाएं गई हैं दोस्तों, ये अभी डेंजरस जोन में एंटर कर रही हैं। और इन्होंने मिशन स्टार्ट कब किया था, 2 अक्टूबर 2024, पिछले साल यहाँ पर ये निकल चुके थे भारत से, और गोवा से ये निकले थे, और होते हुए दोस्तों यहाँ पर ये सीधा पहले कहाँ गए, इस तरीके से आप देख पाएंगे, ये फोटो आपके सामने प्रेजेंट है। गोवा से ये निकले और गोवा से सीधा पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया में फ्रेमेंटल जगह में। फिर वहाँ से इनका जहाज़ वगैरह रिपेयर हुआ, फिर ये जहाज़ को लेकर निकली ये दोनों, और उसके बाद पहुंची न्यूजीलैंड के लिटलटन में। ठीक है, अब क्या होगा, ये जहाज़ निकलेगा आगे फर्दर, क्योंकि आपको पता पृथ्वी गोल है, तो न्यूजीलैंड से होते हुए इस तरीके से आगे जाएंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दूसरा मैप इस्तेमाल करके दिखाता हूँ।
जिसमें आपको मज़ा आएगा समझने में। तो ये आप देख पाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपको नज़र आ रहा है। अब मान लो इस तरीके से यहाँ से इनका जहाज़ निकला और जहाज़ से निकलने के बाद में सीधा ये पहुँचता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ये मैं इधर कर देता हूँ, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ऊपर से यहाँ पर इनका जहाज़ आया सीधा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर इनका जहाज़ सीधा यहाँ पर कहाँ जा रहा है, न्यूजीलैंड। मतलब न्यूजीलैंड पहुँचा, न्यूजीलैंड जस्ट नीचे ही ऑस्ट्रेलिया के देखने को मिल जाएगा, ये पहुँचा न्यूजीलैंड, ठीक है। ये रहा न्यूजीलैंड। अब क्या है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो जहाज़ को अब ये घुमा के ले जाएंगे इस तरीके से, फिर ये जहाज़ सीधा इसी रास्ते पर निकलेगा साउथ पैसिफिक ओशन में। और ऐसे यहाँ पर ये जहाज़ घूमता घूमता ये पूरा रास्ता क्रॉस करता करता सीधा कहाँ आएगा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सदर्न टिप पे। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सदर्न टिप जो है ये आप लोगों को नीचे दिखेगा, ये है केप हॉर्न। ये आपको दिख रहा है, केप हॉर्न नाम की जगह आपको दिख रही होगी। और यही नीचे जो पैसेज है इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। ये पैसेज ना बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि दो ओशन मिल रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है, तो ये एक डेंजरस जोन माना जाता है। फिर उसी तरीके से वो इस पैसेज से निकलते हुए सीधा ऐसे आएंगे आगे और अफ्रीका में केप टाउन से होते हुए दोस्तों यहाँ पर वो वापस से इंडिया एंटर करेंगे, ये दोनों, ठीक है। इस तरीके से केप टाउन से होते हुए वापस यहाँ पर इंडिया आएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इसमें अपनाया जाने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा किस तरीके से गुजरेंगे, ठीक है। तो INS तारिणी, जो हमारा INSV तारिणी जो है, ये जहाज़ लेके निकले हैं ये दोनों। और 2 अक्टूबर 2024 में इनका जर्नी शुरू हुआ था। काफ़ी सारे एरियाज़ कवर कर चुके हैं। ये वेसल अब सीधा यहाँ पर जाएगा वही ड्रेक पैसेज के अंदर में, सदर्न ओशन और ड्रेक पैसेज में आपको दिखा चुका हूँ। ये नीचे वाला पोर्शन ये है ड्रेक पैसेज, ठीक है। साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे केप हॉर्न से होते हुए फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे जो रिपेयर वगैरह है वो यहाँ पे हो जाएगा काम, और उसके बाद में सीधा ये लोग निकलेंगे भारत के लिए। और इस तरीके से ये काम होने वाला है। INS तारिणी के बारे में जान लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि सर बताइए, हाल ही में INSV तारिणी चर्चा में था। ये 40 फुट का सेलिंग वेसल है, एक जहाज़ है जिसको लंबे रास्ते के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस नेविगेशन टूल हैं, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम रेडी किया गया है, सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, चाहे कैसा भी एक्सट्रीम मैरीटाइम कंडीशंस क्यों ना हो उसको यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, है ना, और आराम से यहाँ पर जो अपना कह सकते हैं जहाज़ वगैरह है वो चला सकते हैं और काम करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पर इसको लेकर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी 2 महिलाएं गई हैं, तो यहाँ पर जेंडर को लेकर जो बैरियर था, जो रुकावट था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया है। जेंडर इक्वालिटी में आज हम देख पा रहे हैं कि जो 2 महिलाएं हैं वो दुनिया का चक्कर मार रही हैं और कुछ डेंजरस जोन से भी निकल कर आएंगी, है ना। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो वुमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, भारत के फ्यूचर जनरेशन्स को और ज़्यादा इंस्पायर करेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से भी है ना। इंडिया की नेवल पावर बढ़ती हुई नजर आएगी। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का जो कह सकते हैं दबदबा है वो देखने को मिलेगा। हम एज अ ग्लोबल मैरीटाइम लीडर के तौर पर देखने को मिलेंगे। वेमेन नेवल फोर्सेस में यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनकर आएंगी ये दोनों महिलाएं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट खबर आपको देखने को मिल जाएगी ये वाली, INSV तारिणी के बारे में आपको पता चल गया। जो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे यूरोपा मिशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। नासा ने अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है जुपिटर की साइड में, और जुपिटर का एक चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी के पास में चंद्रमा है वैसे जुपिटर के पास में बहुत सारे चंद्रमा हैं। 95 से भी ज़्यादा मून्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें से एक चंद्रमा है यूरोपा में अभी तक ये पता चलता था कि एक लाइफ प्रेजेंट है, जीवन वहाँ पे कह सकते हैं पॉसिबल हो सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी नई रिसर्च आई है, नई स्टडी आई है, और नई स्टडी अब दोस्तों चौंका देती है। नई स्टडी में ये पता चलता है कि वहाँ पे जीवन की संभावना कम है। उसके पीछे के कारण दिए गए, तो वो कारण यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि अभी तक खबर क्या थी, जीवन हो सकता है, अब आ रही है जीवन नहीं हो सकता। एक स्टडी ये बता रही है कि नहीं हो सकता। जो हमारी आशा थी एक लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट है, वो आशा टूट रही है। ऐसा क्या हुआ आखिरकार, ज़रा समझते हैं। तो दोस्तों जुपिटर का जो मून है यूरोपा, इसको स्टडी किया गया, लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के पीछे का रीज़न है कि भाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में जाना जा सके। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ क्या होती है भाई? एलियन लाइफ जो हमारे पृथ्वी से दूर प्रेजेंट है। तो हमने उसको खोजने के लिए यूरोपा तक जा चुके हैं, लेकिन नई फाइंडिंग्स ने चौंका दिया। नई फाइंडिंग्स ये बताती है कि जो ये जुपिटर का चंद्रमा है यूरोपा, इस पर बर्फ़ जमी हुई है। तो क्या होगा, अभी तक तो हमें ये पता था कि बर्फ़ थोड़ी पतली सी होगी, 10 किलोमीटर मोटी बर्फ़ होगी, है ना, जिसके नीचे लाइफ प्रेजेंट हो सकती है।
अब ये न्यूज़ आ रही है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा मोटी है, जो जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मोटी है, जिससे ये पता चलता है कि भविष्य में यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट नहीं हो सकती। जुपिटर के बहुत सारे चंद्रमा हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रमा, 4 चंद्रमा आपको देखने को मिलेंगे। आईओ, दूसरा यहाँ पर यूरोपा, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा है गैनमेड और चौथा है कैलिस्टो। कैलिस्टो को अगर आप देखोगे ना, ये मोस्ट हैवी क्रेटर्ड ऑब्जेक्ट है जिसपे सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं पूरे सोलर सिस्टम में। अगर कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है तो वो कैलिस्टो है। फर्दर और भी कोई चीज़ नहीं मिले उसका पता नहीं, अभी यहाँ पर ये डेटा आपके सामने जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो जुपिटर के ऊपर में बहुत सारे मिशंस पहले भेजे जा चुके हैं। जूस मिशन का नाम आपने उसे यहाँ पे सुना होगा, अभी यहाँ पर यूरोपा का नाम आपने सुना है। तो यूरोपा जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा पे गया है, मतलब यूरोपा जो है वो जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा है ना। और यहाँ पे इस पृथ्वी की तरह जीवन हो सकता है ऐसा हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे ओशन है, पानी प्रेजेंट है, मतलब बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे पानी होगा, लिक्विड वाटर होगा। तो खुदाई करके हम लिक्विड वाटर तक जा सकते हैं। तो लिक्विड वाटर तक जाएंगे तो नीचे यहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ मैरी टाइम लाइफ प्रेजेंट हो, जैसे आज समुद्र के अंदर में मछलियाँ हैं और भी दूसरे जानवर हैं वो प्रेजेंट है, वैसा कुछ प्रेजेंट हो सकता है, लाइफ प्रेजेंट हो सकती है। अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है वो, सॉरी हमारे पृथ्वी से बाहर है, तो उसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का नाम दे दिया जाएगा। हाँ, कि एलियन लाइफ प्रेजेंट हो उस पर, ये हमने अभी तक सोचा था, क्योंकि पृथ्वी पर भी तो ऐसा है ना, क्योंकि कहीं कहीं पे बर्फ़ है, नीचे जाओगे समुद्र मिलेगा, समुद्र की और गहराई में जाओगे तो कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हैं पृथ्वी पर। अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं बता चुका हूँ मैं आपको। समुद्र की गहराई में इस तरीके से होल होते हैं, नीचे मैग्मा होता है, तो ये जो वाटर है ये मैग्मा के थ्रू होता हुआ, क्योंकि जब ये मैग्मा तक पहुंचेगा पानी गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों ये पानी कह सकते हैं प्रेशर से बाहर आता है, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और इस एरिया में बहुत सारे जानवर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एक ऐसे ही आशा लगाई कि ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स जुपिटर पर भी तो हो सकते हैं ना। ये जो यूरोपा का मिशन हमने यूरोपा पे गए हैं, यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा। तो कहोगे तो फिर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि लेकिन वहाँ पे अभी तक क्या था, ये हम सोच रहे थे बर्फ़ थोड़ी सी पतली है। रियलिटी जो निकल कर आई है वो यह है कि यूरोपा पे जो आइस क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर मोटा है, 35 किलोमीटर थिक। आप समझ रहे हैं, 35 किलोमीटर थिक। अभी तक सोचा था हमने केवल 10 से 20 किलोमीटर थिक होगा, लेकिन इतना ज़्यादा मोटा है तो कितनी गहराई में जाएंगे ये नहीं पता। अब यहाँ पे जो नीचे ओशन प्रेजेंट होगा वो इतना गर्म नहीं होगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ पे नहीं होगी। तो जो जैसे पृथ्वी के ऊपर में अगर आप देखोगे चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हीट की अवेलेबिलिटी भी है, केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं पृथ्वी के डीप ओशन में, वैसा पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। तो यूरोपा में जो कह सकते हैं कि बहुत सारे हम लोगों ने अभी तक फाइंडिंग्स की थी, हाँ एक लाइफ प्रेजेंट होती है, वो यहाँ पर जो आशा है वो दूर जाती हुई दिख रही है, जिस वजह से आज ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डिस्कवरी का इम्प्लीकेशन क्या हुआ ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो हमने यूरोपा क्लिपर भेजा है 2024 के अंदर में इस मिशन को लॉन्च किया था, जहाँ पे मेन पर्पज़ है यूरोपा के आइस शेल को यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल से देखना। ये काम करेगा यूरोपा, तो आइस थिकनेस को अंडरस्टैंड करने का मेन काम है। यूरोपा का जो आइस है वो एक बैरियर की तरह काम करने वाला, जो बर्फ़ की इतनी मोटाई है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। बाकी भविष्य में और भी कई सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है चलो मान लो यूरोपा नहीं तो कुछ और सही, तो कुछ और में अगर हम देखेंगे तो एक पोटेंशियल बोला जा रहा है, अगर आप दूसरे लोकेशंस पर थोड़ा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजना है, एलियन लाइफ को खोज रहे हैं, तो डिस्कवरी के लिए सैटर्न का भी मून है एक, सैटर्न के पास में भी बहुत सारे चंद्रमा है। तो सैटर्न के पास में जो मून है एक, वो है एंक्लेडस, या टाइटन के नाम से भी इसके पास में चंद्रमा है। वो एक अच्छा कह सकते हैं कि एरिया हो सकता है, या एक अच्छा पोर्शन हो सकता है जहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। तो ये जो मून है दोस्तों, ये एक अच्छा एरिया की तरह काम करेगा। तो हमारा अगर यूरोपा नहीं तो एक ऑल्टरनेटिव जो लोकेशन हो सकता है वो यहाँ पर सैटर्न का मून हो सकता है जो टाइटन है। ठीक है, तो ये है कुछ डिटेल्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, मज़ा आया होगा। बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दोस्तों आज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है इस छोटे से लेक्चर में। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। बाकी अपना जो ओपिनियन है लेक्चर को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।